तो आज हमें प्रारंभ करना है भाग 3 फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमें जैसा कि जानकारी है कि ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक, यहाँ से लिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊँ, बैकग्राउंड पे जाऊँ, तो फंडामेंटल राइट की सबसे पहले यदि वैश्विक स्तर पे बात हुई है तो हुई है 1215 को। 1215 को देखो क्या था, प्राचीन काल से ही ब्रिटेन के लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, ठीक है। और 1215 को पहली बार जो राजा था, शासक था, वहाँ की जनता के दबाव में उसने वो सारे राइट्स उनको लीगली दे दिए। समझ रहे हैं? पहले मतलब राइट का एक ठीक है कि आपके पास राइट्स हैं, लेकिन आपको लीगली यानी उनके विरुद्ध प्रोटेक्शन, यदि किसी का राइट का हनन किया जाएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं? तो 1215 में इसको बोलते हैं अधिकारों का मैग्ना कार्टा। 1215 में ब्रिटेन के शासक महारानी द्वारा मैग्ना कार्टा पे साइन किए गए थे। यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से राइट्स की बात होनी चालू हुई, ठीक है, लिखित तौर पे। इसके बाद कहते हैं 1681 में जब रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो उस समय भी शासक के ऊपर दबाव बनाया गया कि जो समसामयिक राइट्स हमें दिए जा रहे हैं इन्हें भी लीगलाइज्ड किया जाए। तो ये भी ब्रिटेन में हुआ। इसके बाद अमेरिकी क्रांति हुई 1776 में, और आपका 1776 के बाद जब अमेरिका का संविधान बना तो संविधान में फंडामेंटल राइट का उल्लेख नहीं था। अमेरिका के संविधान में 10वां संविधान संशोधन होता है और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1781 पे फंडामेंटल राइट जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे विश्व के बहुत सारे संविधान बनने शुरू होते हैं और वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट की बात शुरू होने चालू हो जाती है। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में कहा जा सकता है कि ये कुछ नया नहीं है, हमने कोई नई चीज़ नहीं ली है। और भारतीयों की लगातार डिमांड रही है ब्रिटिशर्स से कि हमें भी हमारे मौलिक अधिकारों से अलग थलग ना किए जाएं, हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए जाएं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में इनको अधिगृहित किया गया। मैं इसका भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा कि कब फंडामेंटल राइट को लेकर चर्चा हुई। तो इसमें भाग 3 में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक कह सकते हैं, आर्टिकल 30 तक, और आर्टिकल 32, 31 तो नहीं रहा, और आर्टिकल 35, 33, 34 मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करते हैं। मौलिक अधिकार देते नहीं हैं, समाप्त करने की बात करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो टोटल 23 अनुच्छेद हैं इसमें जो मौलिक अधिकारों की व्यापक चर्चा पर चर्चा की बात करते हैं फंडामेंटल राइट के, ठीक है। इतनी सी बात है। इसके बाद इसमें 3-4 चीज़ें और हैं जो हम लोग ध्यान से समझेंगे और मैं एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा और याद भी कराने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं कि भारत में फंडामेंटल राइट की मांग कब हुई, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि स्वराज्य विधेयक आया था 1895 में। इसी स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था कि हमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट दिए जाएं और मौलिक अधिकार होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। मौलिक अधिकार देखो आसान भाषा में क्या है कि ये आपके जीवन को सर्वोपरि बनाने का प्रयास करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में आप अपने जीवन के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या अब आपकी राइट टू फ्रीडम यानी डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, किसी भी चीज़ में, किसी भी हर चीज़ पे आपके निर्णय कोई और ले रहा है, आप खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके फंडामेंटल राइट के अभाव में आप जो है अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो राइट्स इसमें दिए गए हैं उसके आधार पर अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ आप जान सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के किसी भी हिस्से को संविधान में संशोधित किया जा सकता है। अब इसको लेकर एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैंने शंकरी प्रसाद आप लोगों को बताया था कि शंकरी प्रसादवाद में हुआ क्या। शंकरी प्रसादवाद में एक छोटी सी बात यह हुई कि न्यायपालिका ने बोल दिया कि संविधान संशोधन विधि का हिस्सा ही नहीं है, कानून का हिस्सा ही नहीं है, तो इसलिए संसद जो करना चाहे करे। और पहला शंकरी प्रसाद में ही आपका संपत्ति का अधिकार चला गया। इसके बाद दूसरा आपका राइट आया गोलकनाथ। गोलकनाथ से पहले सज्जन सिंह वाद आया। सज्जन सिंह में भी यही बात कर दी गई कि ये भी आपका लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम 21 दिन पढ़ाऊंगा आपको। तो इसमें भी यही बात मान ली गई कि आप फंडामेंटल राइट पे संशोधन कर सकते हैं क्योंकि संविधान संशोधन विधि का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहानी पूरी पलट गई गोलकनाथवाद पे। गोलकनाथ 1966 में आया था। 2 पर्सन थे,
हेनरी गोलखनाथ और विलियम गोलखनाथ थे, दोनों भाई थे, ये पंजाब के थे और इन दोनों भाइयों के पास 500 एकड़ ज़मीन थी और 500 एकड़ ज़मीन को जो है अचानक से एक पंजाब सरकार के द्वारा एक बिल जो है पारित किया जाता है और उस बिल में जो है लिख दिया जाता है कि आपकी ज़मीन कल रातों रात जैसे ये आदेश पारित होगा तो ज़मीन जो है लगभग 40 एकड़ के आसपास उनके पास बची। अब किसी के पास भी 500 एकड़ से 40 एकड़ बचेगी तो सदमा तो आएगा, तो चले गए न्यायपालिका। जब न्यायपालिका गए तो न्यायपालिका के द्वारा ये बोल दिया गया कि संविधान संशोधन भी एक विधि है, संविधान संशोधन विधि का हिस्सा है और ये मौलिक अधिकारों को ये ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 यही कहता है कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करे। तो गोलखनाथ में पूरा पलट गया सुप्रीम कोर्ट। और जब पूरा पलटा, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जानते ही हैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो गई। 1971 में जब जीत के आई तो उसने पहला संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन किया और 24वें संविधान संशोधन में साफ स्पष्ट लिख दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ये बात उसने स्पष्ट कर दी। इसके बाद बोल दिया कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों में या संविधान के किसी भी संविधान संशोधन बिल को वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर तुरंत साइन कर देंगे। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक उनके पास पहुंचा, उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते। तो 24वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका ने जो गोलखनाथवाद में बोला था, गोलखनाथ में क्या बोला कि संविधान संशोधन विधि है, कानून है, इसलिए इससे मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? आर्टिकल 13 के तहत। अब जब ये बात हुई तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन कर दिया उसने। अब इसके बाद नेक्स्ट मामला आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती केरल से थे और इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे माइलस्टोन है, तो इसको भी मैं डिटेल से आपको मंडे को पहले गोलखनाथ पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद सज्जन सिंह गोलखनाथ, 2 पढ़ाने के बाद फिर मैं केशवानंद भारती पे आऊँगा, तो डिटेल से फिर तब पढ़ लेना। तो केशवानंद भारतीवाद में हुआ क्या, अभी केशवानंद की अभी खत्म हुए शायद, है ना। तो केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, गोलखनाथ को पलट दिया पूरा का पूरा। उन्होंने बोला कि संविधान के किसी भी हिस्से में संसद, ठीक है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आ गया कि मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकते, मूल ढांचा हम बताएंगे। इससे इंदिरा गांधी सरकार और ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने फिर क्या किया, देश में आपातकाल की स्थिति बना के 42वां संविधान संशोधन करके लिख दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी खत्म। अब न्यायिक पुनरावलोकन आप संविधान संशोधन में नहीं कर पाओगे। फिर जाके मिनर्वा मिल्स वाद आता है, तो मैं सारे वाद जितने भी होंगे बेसिक्स से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब बेसिक्स चीज़ें हैं। 1895 को स्वराज्य विधेयक में पहली बार डिमांड की गई। फिर इसके बाद 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस एक पार्टी थी जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसने एक प्रपोजल तैयार किया, एक प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव के द्वारा जो है कांग्रेस ने कई सारे संकल्प पारित किए अपने अधिवेशनों में। उसमें इन्होंने बोला कि भाई फंडामेंटल राइट होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। इसके बाद एक पर्सन का नाम आपको पता होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा एक बिल पारित किया गया, भेजा गया, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई। इसके बाद जो है आपका 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन होता है, 1931 पे कराची में कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है, ध्यान रखिएगा। कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा फंडामेंटल राइट की बात की गई, ठीक है। पटेल ने शायद इसी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, इसलिए पूछा जाता है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ और इसी दौरान देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अप्रूव्ड भी किया गया था, इसी में उसको लीगलाइज, मतलब कांग्रेस ने समर्थन किया था। 1931 में ही गांधी जो है द्वितीय में सम्मेलन के लिए ब्रिटेन गए थे, वहाँ पर भी नहीं डिमांड उठाई उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और फंडामेंटल राइट उसमें अनुपस्थित थे, ठीक है। इसके बाद
1945 में फिर धीरे संविधान की मांग ही चालू हो गई यहाँ से बहुत तीव्र गति से, लेकिन 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भी एक बिल पर प्रस्तुत किया गया, उसमें भी फंडामेंटल राइट के बारे में डिमांड की गई। तो फाइनली जो है ये कुछ भारतीयों के द्वारा जो डिमांड की गई है उसके बारे में एक जानकारी है आपकी। सबसे पहले स्वराज्य विधेयक, फिर कांग्रेस के द्वारा संकल्प पारित किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, 1900 नेहरू रिपोर्ट, 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन और सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में ये चीज़ें हुई। फिर आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा बनी, संविधान सभा में एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था मौलिक अधिकार, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी हुई समिति बनाई गई, ठीक है। और उस समिति को बनाने के बाद जो है फिर आपका प्रॉपर एक उप समिति भी बनाई गई थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। जो परामर्श समिति थी उसकी तो अध्यक्षता पटेल कर रहे थे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की, लेकिन जो उप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। उसकी अध्यक्षता में जो है आपका फंडामेंटल राइट की ये पूरी जो कमेटी बनी, इस कमेटी के तहत जो है आपका फंडामेंटल राइट, फिर एक प्रॉपर डिबेट है इसमें, आप देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो 10 एपिसोड जरूर देखिए आप लोग, पता नहीं आप लोग पूरे देखते हैं, देखा है कि नहीं देखा। उसमें पूरा फंडामेंटल राइट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पूरी डिबेट है, उसमें चर्चा पर चर्चा हुई है, एक एक आर्टिकल पे बड़ी चर्चा पर चर्चा हुई है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से पहले शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो टोटल कितने थे, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 44वां संविधान संशोधन करके इनकी संख्या 6 कर दी गई, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 21A, ये भी जुड़ा है, तो इसको भी देख लेंगे, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है, इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है। ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार गठन हो, सरकार के ऊपर इतना दबाव हो जिससे व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि होनी चाहिए, लोगों के हितें बढ़ने चाहिए। ये सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करते हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद ये नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो नागरिक हैं उनकी पर्सनालिटी दबे नहीं, ठीक है। और देखो 2 तरीके के राइट हैं, जैसे कुछ राइट आपके विधिक राइट है, कुछ आपके फंडामेंटल, जैसे सूचना का अधिकार आपका विधिक राइट है, जैसे मत देने का अधिकार आपका विधिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट। आपके कहीं पर भी फंडामेंटल राइट पे लिखा है क्या कि आप मताधिकार करेंगे, कहीं नहीं लिखा है। तो विधिक राइट जो होते हैं और जो फंडामेंटल राइट होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। विधिक राइट, जो फंडामेंटल राइट आपको संविधान द्वारा मिलते हैं, संविधान प्रदान करता है, और विधिक राइट जो होता है वो आपकी अधिकार जो है अधिनियमों के द्वारा, कानून पारित करके संसद के द्वारा दिए जाते हैं। दोनों में अंतर है। जैसे कि आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये आपका एक विधिक राइट है कि आपको इतने वो मिलेगा, इतने 2 रुपये किलो, ये 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो पीडीएस सिस्टम से आपको ये मिलेगा, ठीक है। मिलेगा भी तो किस आयु वर्ग को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी आपका एक विधिक राइट है। ये विधिक राइट है जिसमें पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया ये आपको मतलब ये फंडामेंटल मतलब ये तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन विधिक राइट में एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, सबको नहीं मिलते वो राइट, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम आई तो उज्ज्वला स्कीम में भी बता दिया गया कि सिलेंडर इनको ही मिलेंगे जो एलिजिबिलिटी होगी, तो थोड़ा सा ये अंतर होता है उसमें, ठीक है। मूलाधिकार समाप्त और कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। केशवानंद भारती की बात तो स्पष्ट हो गया कि यदि बेसिक स्ट्रक्चर मूलाधिकार को भी बना करके कभी भी कोर्ट बोल सकता है, लेकिन यदि आप देखें तो विधिक अधिकार कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं और कभी भी कम किए जा सकते हैं। जैसे नागरिकता को लेकर के कोई भी आप अधिकार उठा लीजिए जो सरकार बदलती है। अभी किसानों को लेकर के एमएसपी, ये विधिक अधिकार है, जब चाहे एमएसपी समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण एक विधिक अधिकार है, जबकि संविधान के फंडामेंटल राइट पे लिखा गया है, लेकिन ये भी एक कानून के तहत है, ठीक है। या फिर बहुत सारे राइट्स हैं जो आपके, तो फंडामेंटल राइट जो है वो समाप्त नहीं किए जा सकते, विधिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट यदि आपका वैलिड होता है, कोई समाप्त करता है, तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि विधिक अधिकार कोई आपका, ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, साधारण न्यायपालिका जाएंगे, ठीक है। मान लो किसी ने आपकी मानहानि ही कर दी, आपको लगता है किसी के शब्दों से कि आपकी मानहानि हुई है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट ना जाके पहले आपकी सामान्य जो अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ से शुरुआत होगी। इसके बाद जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन कुछ अपवादों को छोड़ करके राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य ऐसा नहीं है, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन भी होता है आपका, जैसे कि आरक्षण ही है,
समानता का अधिकार तो दे रखा है, लेकिन फिर वहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेज लगा रखे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इनका कभी भी ये आपके समाप्त, ये भी रोके जा सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं कि बस आपको उच्छृंखल नहीं है, ठीक है। विधिक अधिकार कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पे पूरी तरीके से। और मूल अधिकार विधिक अधिकारों से सर्वोच्च होता है। विधिक अधिकारों को ही मूल अधिकारों से शक्ति मिलती है, जो कानूनी राइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो लगभग 23 फंडामेंटल राइट हैं आपके संविधान में जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वो राज्यों के विरुद्ध हैं, राज्यों के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध है, ठीक है। अब मैं राज्य आज परिभाषित करूंगा कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल 12 में चीज़ें आपकी दी गई हैं कि राज्य का मतलब क्या है। तो ये राज्य के विरुद्ध है और कुछ व्यक्तिगत भी हैं, मतलब लोगों के विरुद्ध भी हैं, प्राइवेट संस्थानों के विरुद्ध भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है विशेषताओं की बात करें तो फंडामेंटल राइट में अन्य बहुत सारी चीज़ें, अस्पृश्यता का निषेध करना है, उपाधियों को ख़त्म करना है, मानव दुर्व्यापार ख़त्म करना है, बालाश्रम ख़त्म करना है, कारखानों में बच्चों को नहीं लगाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये सब दी गई हैं प्रॉपर्ली छोटी छोटी। तो ये सब आपकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और एक चीज़ और है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीयों को भी के साथ साथ विदेशियों को भी कुछ राइट्स हमने दिए हैं, ठीक है। तो भारतीयों को साथ साथ विदेशियों को भी कुछ राइट्स प्राप्त हुए हैं, ठीक। इसके बाद जो है अब एक एक करके देखते हैं कहाँ पे क्या है। 3 चीज़ें समझिएगा। एक है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यदि कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय कोई भी संस्था, कोई भी किसी भी तरीके की सरकारी संस्था के द्वारा कानून को पारित किया जाता है, कानून को जो है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक चीज़ है कि वो कानून को न्यायपालिका के कटघरे में लाया जा सकता है, किसी भी कानून को। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायपालिका किसी भी कानून को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। बहुत आसान है। तो न्यायिक पुनरावलोकन इसमें निहित है। एक होता है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत मतलब कि जो भी फंडामेंटल राइट हैं, आए अभी हैं या नए जोड़े जाएंगे या संविधान में कुछ भी, तो भावी प्रवर्तन मतलब वो भूतलक्षी नहीं होंगे, पहले से लागू नहीं होंगे, जबकि भविष्यलक्षी होंगे, भविष्य में लागू हो जाएंगे वो। भविष्यलक्षी मतलब ये है कि मूल अधिकार भूतलक्षी नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके इनका भावी प्रभाव होता है। कोई भी फंडामेंटल राइट आज है और कल के दिन वो नया जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो पुरानों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे संपत्ति के अधिकार हटाया गया तो हटाने के बाद पुराने जितने भी लोगों को संपत्ति के अधिकार का राइट मिला हुआ था उसको समाप्त नहीं किया गया, उसके बाद से आगे फिर संपत्ति का राइट खत्म हो गया। तो ये भूतलक्षी नहीं है, यानी कि इस कानून को हमने पीछे से लागू नहीं किया है, आज से ही ये लागू हो जाता है जिस दिन से इसमें प्रवर्तन किया जाता है। बाकी अन्य चीज़ें आपको बताऊंगा जितनी भी है। एक और है इसके अंदर अधित्याग का सिद्धांत बोलते हैं। अधित्याग मतलब आप अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जैसे LIC है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में यदि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन होता है, आपको एक बॉन्ड दिया जाता है। कहीं पे भी करिए, आप बैंकों में भी जाते हैं तो बैंकों में आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो आप SBI में जाएंगे तो एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको एग्री कराई जाती है, उसमें लिखा रहता है कि आप यहाँ पे करोड़ों रुपए जमा कर दीजिए, लेकिन हम से केवल आपको कितने का इंश्योरेंस दे रहे हैं, 1 लाख रुपए का। कल के दिन बैंक के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी होगा तो आपको 1 लाख रुपए ही वापस होंगे। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। या फिर आप इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाते हैं, दुनिया भर के वो आपको बता देते हैं कि इसमें रिस्क कवर ये होगा, ये इस पे होगा, इस पे होगा। बहुत सारी अब तो यूलिप स्कीम चलती हैं जिसमें मार्केट में पैसा लगाया जाता है। जैसे कि आपने एक स्कीम ली, उसमें वो आधा पैसा आपका इक्विटी के तौर पे, आधा मार्केट में लगा दिया गया, शेयर बाजार पे लगा दिया गया आधा, तो वहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो शेयर बाजार की उस समय वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको दी जाएगी। अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्कीमें, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आपका फंडामेंटल राइट नहीं समाप्त हो सकता। जैसे मैंने आपको शायद एक इसमें कोई एक वाद है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, रमेश सिंह बनाम भारत सरकार से कोई वाद था जिसमें ये व्यक्ति जो था, इस व्यक्ति को इनकम टैक्स का जो है बहुत बड़ा, मतलब इनकम टैक्स, ये लगातार इसने बहुत सारा इनकम टैक्स चोरी किया हुआ था इस व्यक्ति ने। और इनकम टैक्स चोरी करने के कारण से हुआ ये इस व्यक्ति के साथ कि इसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ठीक है। छापा पड़ने के बाद पता चला कि इनकम टैक्स
बड़ी मात्रा में चोरी किया गया है, तो अधिकारियों ने कहा कि इतनी ब्याज लगाकर ये पैसा आपको जमा करना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जमा ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन बाद सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक कानून ले आया गया और उस कानून के तहत इनकम टैक्स के बहुत सारे मामलों को रद्द कर दिया गया, तो उसका भी टैक्स जीरो हो गया। उसने जमा नहीं किया था तुरंत, लेकिन जब तक वो जमा करता तब तक वो जीरो हो गया टैक्स। तो अब वो क्यों करे? तो इनकम टैक्स के अधिकारी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच गए तो न्यायपालिका ने बोला कि यदि उस समय आपका कुछ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ कि आप इतना ब्याज के साथ ये करोगे, आपने एग्रीमेंट साइन कराया और उसके कारण से अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं दिया था, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी संविदा हम करते हैं तो हम उससे अपनी मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते। कोई भी यदि कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त नहीं होंगे। तो फिर फाइनली उसने कोई भी पैसा नहीं भरा। इसको बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत, वही से निकल के आया था ये। तो ऐसे हैं बहुत सारे सिद्धांत जो भी होंगे देखेंगे। फंडामेंटल राइट पे संशोधन हो सकता है, एक लंबी प्रक्रिया है, इसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, तो यही ज़्यादा अच्छा होगा। शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे और जहाँ पे आपको यदि कुछ डाउट होता है तो उसे भी देख लेंगे। शुरुआत करते हैं, आर्टिकल 12 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले परिभाषा कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके बारे में चर्चा इन्होंने की है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। अब राज्य में क्या क्या आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की सरकार, संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी जितने भी आपके, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितनी भी अधिकारी हैं सब आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं भी आती हैं, विश्वविद्यालय भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक वाद हुआ था उमेश बनाम BN सिंह वाद 1968 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो राज्य द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं ना ये, ठीक है, या फिर जो राज्यों द्वारा चलाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉलेज हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, विश्वविद्यालय। यहाँ पे भी क्योंकि इनको यदि हम राज्य की घोषणा नहीं देंगे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, इनको प्राइवेट संस्थान घोषित कर दीजिए, फिर यहाँ आरक्षण खत्म। समझ रहे हैं? लेकिन सरकारी हो जाने का मतलब है कि रिजर्वेशन का पालन करना पड़ेगा और दुनिया भर की फंडामेंटल राइट, ऐसी कोई कानून नहीं बनाएंगे आप जिससे, अभी यही मामला जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चल रहा है कि भैया आप एक ही वर्ग, एक ही धर्म के लोगों को क्यों कर रहे हैं, जबकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, आप वहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जामिया के साथ भी यही बात चल रही है, आप तो राज्य हैं और राज्य मौलिक अधिकारों को संरक्षित करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता, तो ऐसे में आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस पर चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट पे मामला अटका हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राज्य के अंतर्गत आपका ये तो जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं सब आई हैं। इसके अलावा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नगर पालिकाएँ, विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने भी हैं, सरकारी कंपनियाँ जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, पंजीकृत सहकारी समितियाँ, ये सब राज्य हैं, भारत संचार निगम जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तेल और ONGC, तेल और प्राकृतिक आयोग, औद्योगिक वित्त निगम, LIC भी राज्य के अंतर्गत आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ऐसे करके बहुत सारे वादों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की परिभाषा को एलेबरेट किया, बताया कि हाँ ये राज्य है, हाँ ये राज्य है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं, एक नरेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद हुआ था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आती, अपने आप को बचा लिया। ठीक है, न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा से बाहर कर दिया। तो न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आएगी
नहीं आएगी। कौन सा वाद है? नरेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका नहीं है। तो कभी कोई आ जाता है आपको न्यायपालिका रहता है तो न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखना है, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। और क्या क्या नहीं आता राज्य के अंतर्गत? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन भी राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे जितने भी हों। इसके बाद बीसीसीआई, नहीं तो फिर रिजर्वेशन हो जाता कि 11 खिलाड़ियों में से 2 एससी कैटेगरी, 2 एसटी कैटेगरी और बाकी की जनरल कैटेगरी, इसलिए बीसीसीआई को भी राज्य की उससे बाहर कर दिया, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी भी राज्य के अंतर्गत नहीं है। तो कुछ संस्थाओं को जो जिस पे मामले सुप्रीम कोर्ट पे आते गए उसने स्पष्ट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि राज्य क्या है और क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पता होना चाहिए, क्योंकि पूछता है कभी भी तो आप इसको गलत नहीं करके आए। न्यायपालिका राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक बात। तो आर्टिकल 12 आपका जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 12 आपसे कहता है कि राज्य की परिभाषा और राज्य के अंतर्गत संघ की सरकार या भारत सरकार, संघ की संसद, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, चाहे वो नगर पालिका हो, जिला बोर्ड हो, पंचायतें हो, अन्य प्राधिकारी हो, चाहे वो राज्य विद्युत बोर्ड हो, सहकारी समिति आदि हो, सब आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आर्टिकल 12 क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, बस इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है। आर्टिकल 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, मैंने शंकरी प्रसाद में इसको आपको बताया था, ठीक है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है। कहने का तात्पर्य यही है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो भी मतलब ऐसे मामले होंगे जो कि आपके फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर रहे हैं और आज़ादी से पहले जो कानून बने हैं, तो एक केस आया था आपका, इसका नाम है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1955 में आया था। और 1955 में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी आज़ादी से पहले के कानून हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको परिभाषित कब किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया और आच्छादन का सिद्धांत दिया। आच्छादन का सिद्धांत दिया। आच्छादन का सिद्धांत दिया। आच्छादन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का मूल अल्टीमेट गोल क्या था? इस सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी कानून आज़ादी से पहले बने हैं, संविधान लागू होने से पहले बने हैं, संविधान का प्रारंभ आर्टिकल कौन सा है? 394। 394 में संविधान किस दिन प्रारंभ हुआ ये बताया गया है। तो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। तो ये हो गया आच्छादन का सिद्धांत, यानी आज़ादी के पहले जो भी बने कानून हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी कानून हैं, यदि मौलिक अधिकारों को समाप्त करें तो खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरा कहता है इसमें, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होती है। बवाल का कारण ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा रहा है, दूसरा वाला, इसी को लेकर के लगातार बवाल चलता रहा है। और इसमें फिर ठीक है, तो दूसरा है ये पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण के सिद्धांत में ये बोला गया है कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो कानून मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करता है तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका है पार्लियामेंट की शक्ति को कम करने के लिए, और इसी को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट और विधायिका में बवाल चलता रहा, विवाद चलता रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, ये आसान है। इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि वो विधि पृथक हो जाएगी। तीसरा, आपको विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि का मतलब क्या है, कानून के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 2 राज्य को ऐसी विधि बनाने से निषिद्ध करता है जो भाग 3 में दिए अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। राज्य द्वारा बनाई गई खंड के उल्लंघन की प्रत्येक विधि की मात्रा तक शून्य होगी, ये बात करता है। तो इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो 2 जो आपका 13(2) है ना, यही मूल अधिकारों का स्तंभ है, आधार स्तंभ है। इसी से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है न्यायपालिका को। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यहाँ से ही
पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। और एक चीज़ और देखें, सुप्रीम कोर्ट ना लगातार बहुत कंफ्यूज करता रहा है, कभी कह रहा है कि ये विधि नहीं है, कभी कह रहा है विधि है, फिर कह रहा है विधि नहीं है, फिर कह रहा, तो सुप्रीम कोर्ट भी मतलब ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति है और जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, अपने निर्णयों को रिव्यू कर सकता है, लेकिन एक केस में कुछ और, दूसरी केस में कुछ और, ठीक है। लेकिन ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, यदि हम उसकी न्यायपालिका की अवमानना करें, उसकी बातों को नहीं माने, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो एक दादागिरी न्यायपालिका की तो है ही है। नेक्स्ट आ है तीसरा, विधि की परिभाषा। इसमें लिखा हुआ है कि विधि का मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, कोई भी विनियमन, कोई भी अधिसूचना, कोई भी रूढ़ि, कोई भी प्रथा। तो यहाँ पे संविधान संशोधन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि संविधान संशोधन विधि है, लिखा नहीं है ना। इसी का लगातार फायदा उठाता रहा विधायिका और इसी का फायदा उठाती रही न्यायपालिका। न्यायपालिका को जब लगा, मैंने आपको बेरूबारी में बताया था कि बेरूबारी में सीधा सीधा देखा कि प्रस्तावना को मना ही कर दिया कि संविधान का हिस्सा नहीं है, और यही चीज़ इन्होंने इसमें भी की। शंकरी प्रसाद में भी बोल दिया कि भैया संविधान संशोधन ही संविधान का, इस विधि का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत बाद में वही प्रस्तावना स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये संविधान का हिस्सा है, बाद में मान लेते हैं संविधान संशोधन को, तब मानते जब इनकी पावर खत्म होने लगती है। और देखिए चौथा क्लॉज भी यही लिखा हुआ है, चौथे क्लॉज पे लिखा हुआ है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, ठीक है। ये न्यायपालिका, अब इसको हटा देना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, लेकिन अभी लिख रखा है, पता नहीं क्यों लिख रखा है इसे। तो ये आपका विधि के बारे में बताया गया कि विधि का मतलब क्या है। विधि, क्योंकि विधि जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक आप किसे पृथक करोगे, तो पृथक किसे किया जाएगा ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सब है। प्रवत्त विधि क्या होगी, यानी लागू, प्रवत्त का मतलब है लागू विधि क्या होगी। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से पहले या पारित बनाई गई विधि जो पहले निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आर्टिकल का 13(3) विधि से जुड़ा हुआ है, विधि की परिभाषा से, और 13(4) जो है ये बताता है कि संविधान संशोधन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका आर्टिकल 14 से चालू हो जाएगा, विधि के समक्ष समता। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, पृथक्करण का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इसमें है। एक केस आया था आपका बेहराम बनाम बॉम्बे राज 1955 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है, और इसी में मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये लोक नीति के अनुरूप समाज के लिए बनाए गए हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मूल अधिकार राज्य पर कतिपय कर्तव्य आरोपित करते हैं, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष राज्य को इन कर्तव्यों से मुक्त नहीं कर सकता। मतलब राज्य का वो कर्तव्य है कि उन कर्तव्यों का पालन करे, तो आप अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की गई है, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, समता का अधिकार। एक चीज़ याद कर लीजिए, यहाँ पे 4 आर्टिकल बता रहा हूँ मैं, 4 आर्टिकल आपको याद करने हैं, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30, 5 आर्टिकल ये याद कर लीजिए। ये 5 आर्टिकल आपके केवल भारतीय नागरिकता वालों को प्राप्त है, जिनको भारत की नागरिकता है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये किसको प्राप्त है, ये भारत के नागरिकों को। 15, 16, 19, 29, 30 ये देश के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी के जितने भी राइट्स है वो सभी को प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। 15, 16 लाइन से हैं, 29, 30 एक साथ हैं, बीच में 19 है। 15, 16, 29, 30 ये 5 फंडामेंटल राइट है जो विदेशियों को भी प्राप्त है नहीं है। ये 5 विदेशियों को प्राप्त नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। ये आपको पता है विभेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है ये किससे जुड़ा हुआ है ना, लोक सेवा यानी सर्विसेज वगैरह में, ठीक है, रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। और ये आपका जो है दोनों अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 5 फंडामेंटल राइट हैं जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी के अन्य फंडामेंटल राइट सभी लोगों को प्राप्त हैं। क्लियर।
स्पष्ट है ना? ठीक है, चलिए ये भी आपको पता चल होना चाहिए। और मूल अधिकारों पे संशोधन किया जा सकता है, बस मूल ढांचा समाप्त नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद पे बात स्पष्ट की गई है। अब बात करते हैं समता का अधिकार। अब यहाँ से शुरुआत होगी आपका समता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसकी बात की गई है, स्पष्ट किया गया है। और इसके बारे में दो चीज़ें निकल के आती हैं, दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और इन दोनों को एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14, भारत के राज क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द निकल के आए हैं। पहला है आपका विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, जो पहला शब्द निकल के आया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसका कहना है कि भारत के सभी नागरिक विधि के अंतर्गत आते हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है भारत में, सब कानून के अंतर्गत हैं, सबके लिए कानून बनाए गए हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। कानून से ऊपर भारत में दो लोग हैं बस, कौन कौन? भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो पद हैं जो एक बार आर्टिकल 361 खोलिए, शायद संभवतः आर्टिकल 361 ही है, ओपन करिए। क्या लिखा है 361 पे? राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल 361 रट लेना है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राज्य मतलब जो राजनयिक हैं, राज प्रमुख हैं, उनके लिए क्या है, संरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 361 एक्सेप्शन में आता है, यहाँ पे अपवाद पे आता है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को बहुत सारी उन्मुक्तियां दी गई हैं, वो समानता के अधिकार के खिलाफ है अनुच्छेद 361। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है? ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, लिखना क्या है, लिखना तो ठीक है। तो पहला है, यहाँ पे दो शब्द आते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ हम क्या करेंगे, सभी के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, स्पेशल राइट्स नहीं है, सब कानून के अंतर्गत आते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह है विधि के समक्ष समता। विधि के अंतर्गत सभी हैं, बस दो व्यक्ति हैं भारत में, भारत का राष्ट्रपति और भारत का राज्यपाल और राज्यों का राज्यपाल। ये दो पद हैं जहां पर जाकर के आप, ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है, ये ध्यान रखना है। इनको, राष्ट्रपति को हम जेल नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आती हैं। विधियों का समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें क्या है कि समान परिस्थिति के लोगों को लिए समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, जो समान परिस्थिति पे होंगे उनके लिए अलग कानून होगा, जो दूसरी समान परिस्थिति में होंगे उनके लिए अलग कानून होगा, लेकिन उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात समान कानूनों को लागू करना, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कानून लागू करना। ठीक है, अब जैसे APL श्रेणी है आपकी, BPL श्रेणी है, तो APL वालों के लिए अलग व्यवस्था है, BPL वालों के लिए अलग व्यवस्था है। गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे लोगों को विभाजित किया गया है ना, तो उनके लिए अलग कानून है। लेकिन जितने APL वाले होंगे उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जितने BPL वाले होंगे उनके लिए कोई गड़बड़ नहीं किया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था, जनरल कैटेगरी यदि कोई है तो जनरल में सब जनरल हैं, यदि OBC हैं तो फिर सब OBC हैं, यदि SC हैं तो फिर सब SC हैं। UPSC का फॉर्म आया है इस बार, थोड़ा सा UPSC ने कुछ चेंज किया है। उसने बोला है कि OBC, यदि आप OBC हैं तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वाला। आपका यदि आप लोग OBC का प्रयोग करते हैं तो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। ये ना रहे कि अभी आपने भर दिया फॉर्म, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में भी हो, फॉर्म भर दिया, कल के दिन आरक्षण का फ़ायदा आपने ले लिया और जब लास्ट में पहुँचे तो पता चला आपके क्षेत्र से आपका OBC बन ही नहीं रहा है, क्योंकि OBC के साथ बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे में फिर पूरी की पूरा आपकी परीक्षा ध्वस्त हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर है जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरो, और यदि OBC का फ़ायदा लेना है तो पहले लेटेस्ट सर्टिफिकेट वो अपडेटेड होना चाहिए, पिछले 1 साल 2 साल का उन्होंने डाल रखा है। कल कई बच्चों ने फ़ोन किया तो फिर 1-2 लोगों का मैंने, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब आप, उन्होंने 24 तारीख लास्ट, उसमें अब इस बार वो ऐसा नहीं है कि OBC का आपने बस बता दिया मेरे पास है, वो बोल रहे हैं संख्या क्या है,
सर्टिफिकेट की, वो कहाँ से मिलेगी? जब आप बनवा के उसको रखोगे तब जाके संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये भी डालना है। नेक्स्ट है, ये हो गया विधियों का समान संरक्षण। और दोनों सिद्धांत जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से परिकल्पित किए गए हैं, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जितनी चीज़ों की बात की गई। अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया है कि विधि के समान संरक्षण शब्द को नहीं हटाया जा सकता, विधि का शासन नहीं हटाया जा सकता। ये दोनों शब्द अब मूल ढांचे का मामला है, तो अनुच्छेद 368 से इसे नहीं हटाया जा सकता कि कभी मान लो संविधान में संशोधन करके कुछ और लिख दे, इन दोनों शब्दों को नहीं हटा सकते आप। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य समुचित प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है, ये तो कर सकता है आर्टिकल यही दोनों शब्दों के को ध्यान में रख करके, लेकिन जो वर्गीकरण किया जाना चाहिए वो युक्त होना चाहिए और मनमाना और भ्रामक नहीं होना चाहिए, और वह असंवैधानिक होना चाहिए। वह असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्गीकरण करे वो कुछ भी कर दे। यदि ऐसा किया तो उसे सुप्रीम कोर्ट इलीगल बना सकता है। अब आपका एक केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1971। ये दो वाद हैं, दोनों में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुच्छेद 14 जो है मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि जो काम मनमाना है वो आवश्यक रूप से समता के विरुद्ध है। यानी कि मनमानेपन की बात आर्टिकल 14 नहीं करता है कि आप समता के नाम पे मनमानापन करने लग जाएं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है आपको एक वाद आया है रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 ओपन करिए, 39 ओपन करिए, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कहाँ पे है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और ये बोल दिया था कि समान कार्य और समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है, किंतु इसको जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39 के अधीन निश्चित संवैधानिक लक्ष्य है। ये एक हमारा टारगेट है, लिखा हुआ है। ठीक है, और जब तक कोई ठोस आधार नहीं होगा तो इससे जो है अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण ठीक है माना जाएगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14। स्पष्ट है? क्लियर? अगला चलते हैं आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पूर्णता या भागता राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग करेगा के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन, शर्त के अधीन नहीं होगा। तो सिंपल और आसान भाषा में ये थोड़ा सा जो भी प्राइवेट संस्थान है, क्योंकि ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या थी अस्पृश्यता, छुआछूत, तो उसके कारण से बहुत जगह प्रतिबंध थे। इसलिए अब आप देखिए कि अब कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कोई भी किस तरीके का आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन, शर्त के अधीन नहीं होगा।
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक विषय वस्तु है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद हमने इस चीज़ पे कभी चर्चा नहीं की है। इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों से आरक्षण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। 5 जून 2010 को सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें स्पष्ट की थी। ये आपका इसलिए यहाँ से जुड़ता है आर्टिकल, ये जो 3 है, ठीक है, 15(3) है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आरक्षण 2 प्रकार का है। पहले प्रकार का आरक्षण है उसे बोलते हैं विशेष आरक्षण, और दूसरे प्रकार के आरक्षण को बोलते हैं सामाजिक आरक्षण। ठीक है, अब समझिएगा दोनों का कैसे हम प्रयोग करते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद जो लिस्ट है, मान लीजिए महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, जैसे यूपी में 20% सीटें जो है महिलाओं को आरक्षित की गई हैं, है ना, हर एक एग्ज़ाम में। अभी समीक्षा अधिकारी का कल आपका फॉर्म आ गया, ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी भी सबको भरना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, और ख़ासकर महिलाओं को बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है। हाँ, ओ लेवल सर्टिफिकेट वो सब में नहीं है, सब के लिए नहीं है, सभी पोस्ट के लिए नहीं है। समीक्षा रिव्यू ऑफिसर के लिए ओ लेवल नहीं चाहिए, एआरओ के लिए चाहिए। कुछ पोस्टें हैं उसकी, इस बार इन्होंने गड़बड़ क्या किया है कि पोस्ट स्पष्ट नहीं किया किस पोस्ट में कितनी है। ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, आरओ एआरओ के लिए नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम अच्छा है, आप लोग को देना चाहिए, और बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है। आपको लोक सेवा आयोग में इसकी पोस्टिंग है, या तो आपको सचिवालय के अंदर पोस्टिंग है। मेंस लिखित है, बहुत आसान है मेंस इसका। आपका पीटी जो है, पीटी में तो एक हिंदी का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। ठीक है, मेंस में भी यही है, एक जीएस का पेपर है, एक हिंदी का पेपर, बस इतनी बात है। एक जीएस का पेपर होगा, एक हिंदी का। जो आपका वो ऑब्जेक्टिव है, पीटी ऑब्जेक्टिव है दोनों का, इसमें हिंदी लिखित है, बाकी जीएस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आसान है, जीएस लिखित नहीं है, जीएस ऑब्जेक्टिव है, और हिंदी वाला लिखित है कि पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। क्या हुआ, ठंड खा गए क्या? रिमोट रखा होगा कहीं पे? अच्छा हाँ हाँ, उसमें कुछ इश्यू होगा सेल वगैरह में, देख। आपसे ज़्यादा तो दिक्कत इनको, आपको नहीं ठंड लग रही थी? हाँ मन के अंदर बात थी। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 तरीके के आरक्षण की बात है, एक है विशेष आरक्षण, एक है आपका सामाजिक आरक्षण। विशेष आरक्षण में क्या होता है, जैसे कि 20% महिलाओं की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, आपने एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर अच्छे आ गए, विकलांगों के साथ भी है, दिव्यांगों के साथ भी है, पीएच कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद उनके भी नंबर अच्छे आ गए, तो उनको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो सामान्य वर्ग की सीट खा जाएंगे। ठीक, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि 20% में महिलाओं के साथ तो क्या किया जाता है कि ये क्योंकि चूंकि स्पेशल आरक्षण है, ये सामाजिक आरक्षण नहीं है, ये विशेष आरक्षण है, तो उस सीट में से एक सीट कम कर दी जाएगी। नहीं समझे, मान लीजिए 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, लेकिन इनमें से 10 महिलाएं जो हैं वो जनरल कोटे से बन गई, नंबर अच्छा है और सामान्य वर्ग से बन गई, तो यहाँ पे सीटें 10 ही बची, इसे बोलते हैं विशेष आरक्षण। एक और होता है आरक्षण सामाजिक आरक्षण में क्या होता है, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए शायद 15% आरक्षण मेरे ख्याल से है ना, तो एससी कैटेगरी में मान लीजिए 50 सीटें हैं, ठीक है, और इसमें नंबर बहुत अच्छे आ गए, 50 में से 15 लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ गए और जनरल कैटेगरी चले गए वो, ठीक है, लेकिन इनकी सीटें 50 ही रहेंगी, यहाँ गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पे सीटें फिक्स है, ये है सामाजिक आरक्षण। ठीक है, वो 15 जनरल की खा गए सीटें,
लेकिन इनकी 50 नहीं ख़त्म होंगी। तो विशेष आरक्षण में सीटें कम होती हैं, आप लोग इसमें मनी मन खुश भी हो सकते हैं, जो खुश होने वाले जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनको तो खुशी है, और बाकी मनी मन थोड़ा सा एक दर्द भी होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 15(3) के तहत ही विशेष आरक्षण की बात है, लिखा हुआ है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये जो लोक सेवा आयोग में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, हर जगह पे कहीं पे 33% चुनाव में आरक्षण है, ये सब कहाँ से आ गया? 15(3) के तहत आ गया। स्पष्ट है? ठीक है, तो चलिए ये आरक्षण की बात है। और सामाजिक आरक्षण को हम ऊर्ध्व आरक्षण भी कहते हैं, और इसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। विशेष आरक्षण को क्षैतिज मतलब जितनी सीटें आगे, मतलब जितनी जो है जनरल कोटे पे जाती जाएंगी, यहाँ से ख़त्म होती जाएंगी, और वो चाहे जितनी 50 की 50 सीटें, मान लो 50 लोग वहाँ से निकल गए तो जनरल की सीटें खाएंगे, वो अपनी सीटें उनकी बच जाएंगी सेफ। ठीक है, उनमें वो रिजर्वेशन नहीं ख़त्म होगा। तो ये सिस्टम बनाया गया, मेरे हिसाब से इसे ख़त्म करना चाहिए। ये आरक्षण यदि ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिल जाए। कम से कम जनरल की सीटें तो जो ख़त्म हो जाती हैं, जनरल वाले तो बेचारे वैसे ही मरे मराए हैं। 50% सीटें जो है बची हुई हैं टोटल, मान लीजिए एक दफ़े, और 50% सीटों में यदि ओबीसी वाले आ जाएं, इसमें घुस जाएं, मान लो 200 सीटें हैं आपकी 50% में, तो इसमें 50-60 लोग ओबीसी के आ जाएं, 10-15 लोग एससी कैटेगरी के आ जाएं, सीटें बची कहाँ? जा कहानी पूरी ख़त्म हो जाती है। अरे हर बार, अब जैसे इस बार थोड़ा सा वैकेंसी कितनी आई हैं, 712 वैकेंसी हैं, उसमें से 300 लोग तो कम से कम पिछले साल जो एग्ज़ाम दे के पास आउट होते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, एक तो रफली आप देख लीजिए डेटा। ये दरअसल गवर्नमेंट क्या लेटरल एंट्री जो इन्होंने चालू की ना, कि अब जो है बाहर तक वो पहले पोस्ट 2014 की पोस्ट बता रहा हूँ आपको, 1200-1250 पोस्ट आई थी। ठीक है, बढ़ के 1400 पोस्ट हो गई थी वो। कितना मतलब इतना अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद पोस्ट ही जब से गवर्नमेंट आई धीरे 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 धीरे, अब दरअसल इन्हें ये लग रहा है कि आरक्षण समाप्त करने का तरीका यही है। धीरे 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 तरीके ऐसे बना दो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक गड़बड़ और चल रही है देश में। अब यहाँ पे बात है कि देश वाली बात है, तो एक गड़बड़ ये चल रही है कि पहले क्या होता था, ब्यूरोक्रेसी का एक काम होता है कि वो जब भी सरकार बदलती है तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मौजूदा सरकार एक गड़बड़ कर रही है। गड़बड़ क्या कर रही है? लेटरल एंट्री के थ्रू जिस तरीके से लोगों को भर रहे हैं, भाई 1000 में 5 लोगों को भर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन 1000 में यदि 200, 250, 300 लोगों को भरना शुरू कर दिया जाए लेटरल एंट्री के नाम पे, तो होगा क्या? वहाँ पे उस पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा के लोग ब्यूरोक्रेसी में आके बैठ जाएंगे और हाई पोस्ट में बैठ जाएंगे। तो जब कोई नई सरकार आएगी तो ऐसे में उस सरकार को काम नहीं करने देंगे अंदर से भी। वो सरकार फिर अपने आप को उस हिसाब से वो ढाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक विचारधारा से वो कराए। तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में हम देखने को पाएंगे अपने देश में बड़े स्तर पे। तो ये एक बहुत गलत नीति है और इसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत करे भी क्यों कोई? तो यहाँ पे ये आपका स्त्री और बालकों के लिए है। ठीक, दूसरा है चौथा क्लॉज, इसका कहता है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को, यहाँ ओबीसी के आरक्षण की बात है और ये ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी कैटेगरी की बात है। यहाँ पे लिखा हो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण के अब 3 आधार वैसे हो गए हैं, लेकिन ये 2 आधार यहाँ पे मूल संविधान में लिखे थे, अब आर्थिक भी आधार बना दिया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्होंने डेवलप कर दी है। तो कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक, तो ये आपको पता ये होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल, इसका 5वां क्लॉज, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी है, चाहे वे राज्य की सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, प्रवेश से संबंधित है। प्राइवेट पे भी इन्होंने लागू कर दिया है। प्राइवेट संस्थानों को भी आरक्षण का पालन करना पड़ता है।
जो आपके प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया है। अब मैं आपको कुछ आर्टिकल बताऊंगा जिसमें आरक्षण की बात की गई है। टोटल कौन कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पे आरक्षण संबंधी प्रावधान है। पहले तो आपका आर्टिकल 15(4) और 15(4) और 15(5), ये दो आर्टिकल आपके हैं जहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर के थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। अब आप लोग ओपन करिए आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 ओपन करते जाओ, आर्टिकल ये याद करते जाओ। जैसे अभी मैंने 361 याद कराया, क्या है 361? राष्ट्रपति और राज्यपाल, हाँ ऐसे याद होगा। अब 340 ओपन करो, देखो इसमें क्या है। हाँ, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 340 क्या है? ओबीसी कैटेगरी के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, एक आयोग बनाया जाएगा जिसका काम होगा कि पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करे। तो ये भी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है आर्टिकल 335, ओपन करिए आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 क्या लिखा है? केंद्रीय एवं राज्य स्तर में सार्वजनिक पदों पर भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। ठीक है, तो ये है आरक्षण का मूल जो आपका आर्टिकल है। आर्टिकल 335 में लिख दिया गया है कि आरक्षण होगा। 334 में क्या लिखा है? ठीक है, ये भी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। 334 भी आपका आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 335 सरकारी सर्विसेज में आरक्षण की बात करता है स्पष्ट रूप से। आर्टिकल 334, आर्टिकल 340 ओबीसी कैटेगरी की बात करता है। दो आर्टिकल और याद कर लीजिए। आर्टिकल 330 क्या है? आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। और आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा में था। आर्टिकल 333 राज्य विधानसभा में। पता होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 331 क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा में आरक्षण। और आर्टिकल 333 क्या है? राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। तो हम कितने आर्टिकल याद हो गए अब? आर्टिकल 340 ओबीसी, आर्टिकल 335 ठीक है SC ST कैटेगरी सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण। आर्टिकल 334 स्थानों का आवंटन, ये भी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आवंटन। आर्टिकल 333 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 32 हाँ विधान अनुच्छेद 32 मैं भी यही कह रहा हूँ। अनुच्छेद 333 है एंग्लो इंडियन का विधानसभा में। हाँ 331 32 यानी ऑड इवन याद रखना है। ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी 15 16 है ये। आर्टिकल 15 में भी आरक्षण की बात है, 16 में तो खुल के है आरक्षण की बात। ठीक है, चले आगे। तो आरक्षण से जुड़े हुए आपके अनुच्छेद आपको रफली पता होने चाहिए। तो आर्टिकल आपका कुछ इसको लेकर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 15(1) कहता है कि किसी राज्य के नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, उद्भव, जाति, वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15(2) कहता है कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, उद्भव, जाति, वंश के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर नहीं रोकेगा। आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर पाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, 15(4) और 15(5) में ये बात की गई है। तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के मापदंड को नियत करने के लिए 1953 में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। ठीक है, और इस आयोग में के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना है? 1953 में।
और इस आयोग की जो सिफारिशें थी उनको नकार दिया गया था, उनको माना नहीं गया था। तो ओबीसी कैटेगरी को भी आरक्षण देने के लिए पहला आयोग बनाया गया था 1953 में। फिर इसके बाद एक आयोग बनाया गया 1977-78 में, जिसको नाम है मंडल आयोग। बीपी मंडल अध्यक्ष थे, ठीक है। मंडल आयोग का गठन किया गया 1980 में। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई, ठीक है। और एक वाद आया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इसमें बोला गया था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी शर्त किसी भी शर्त पर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में मतलब मैक्सिमम रिजर्वेशन आपका 50% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हरियाणा में सर भी क्या प्राइवेट कंपनी में केवल 36 लोगों को नौकरी दी जाएगी? प्राइवेट में जो करना हो करें, हमें प्राइवेट से क्या मतलब है। मौलिक अधिकार प्राइवेट के खिलाफ थोड़ा ना है, यहाँ पे प्राइवेट थोड़ा ना लगेगा। प्राइवेट में सब चलेगा। राज्य चाहे तो, अब जैसे मध्य प्रदेश राज्य क्या करता है, मतलब राज्य भी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो विभेद कर सकते हैं दूसरे राज्य के नागरिकों निवासियों के साथ, विभेद नहीं सकता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे तो मध्य प्रदेश के लोगों की एलिजिबिलिटी ही बढ़ा देगी, भैया 28 साल से उम्र से ज़्यादा वाले फार्म ही नहीं भर पाएंगे। एमपी ने कर रखा है, हर स्टेट ने कर रखा है, वो अपना एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं वहाँ का, वो एक वहाँ का राज्य क्या बोलते हैं रोजगार कार्यालय का वहाँ का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे, यदि आप एससी कैटेगरी में हैं यूपी में, और यदि आपने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा तो आप वहाँ ऑटोमेटिक जनरल हो जाएंगे। क्या है, तो कई राज्यों ने अपना अपना बना रखा है, वो कोई इशू नहीं है उस पर, ठीक है। लेकिन ये आपका हर राज्य का अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट हो सकता है। किसी राज्य में आपकी जाति जो है ओबीसी में आती हो, दूसरे राज्य में आपकी जाति आती ना हो ओबीसी में, ये भी होता है। जाटों का आरक्षण को लेकर यही इशू था, ठीक है। तो कहाँ किसको कितना आरक्षण मिलेगा, तो ओबीसी का आरक्षण 27% और इंदिरा साहनी में इन्होंने बोला। और इन्होंने एक चीज़ और कर दिया, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है कि अब तो 8 लाख रुपए कर दिया गया है कि यदि आपके पिताजी की आय जो है या आपके जो आय प्रमाण पर इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख रुपए से ज़्यादा आय का है, ठीक है, तो आपको किस में रखा गया है, क्रीमी लेयर। आप बस वही है, दूध की क्रीम है, तो क्रीम को जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनको आरक्षण नहीं दिया। हाँ, ये भी रखा गया है। 2-3 चीज़ें हैं। और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 8 लाख से नीचे होना चाहिए आय इनकम वो। और जो एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको भी आरक्षण की उस अगली पीढ़ी को नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर यानी एग्जिट गेट बना रखा है। एससी वाले में एग्जिट गेट बनाना चाहिए, एससी और एसटी दोनों में एग्जिट गेट होते तो बढ़िया रहता। धीरे धीरे सारे लोगों को मिलता चला जाता, जो एक ही वर्ग के लोग पाते जा रहे हैं वो खत्म हो जाता, ठीक है। इसके बाद एक आपका 73वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था। उसमें राज्य निजी जितने भी प्राइवेट व्यावसायिक शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर जो है वो क्या करेगी, ओबीसी का आरक्षण वहाँ पे भी प्रदान करने को लेकर के लिख दिया गया है, ठीक है। प्राइवेट को रेगुलेट तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, कानून बना के, कोई ऐसा तो नहीं राज्य कुछ भी बोल दे। अब प्राइवेट स्कूलों को बोल दिया गया है कि आपको इतने % गरीब तबके के लोगों को लेना ही लेना है। सीटें होती हैं दिल्ली वगैरह में जितने भी स्कूल हैं, तो जो प्राइमरी के अभी एडमिशन चालू है तो उसमें एक सीट होती है। एक आप लोगों ने मूवी देखी हो, हिंदी माध्यम थी कि इंग्लिश मीडियम थी, इंग्लिश माध्यम, हिंदी, हाँ हिंदी माध्यम। उसमें वो फिर गरीबी वो चाहता है, झुग्गियों में रहना चालू करता है, अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश करता है, उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। तो दिल्ली वगैरह में क्या है कि यदि आप झुग्गी वगैरह में इनके लिए भी, इनके बच्चों के लिए भी पूरा एक बनाया गया, स्कूलों में एक पूरा सीटें होती हैं, रिजर्व सीटें होती हैं, एक गरीब कोटा ही बना दिया गया है, ठीक है। मूवी अब पूरी देखते हैं आप भी, है इरफान खान की थी, अच्छी मूवी थी। चलो अगला ये हो गया आपका थोड़ा सा इसके बारे में जितनी ज़्यादा। आर्टिकल 15 हमारी हो गई, आर्टिकल 16 पे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत आर्टिकल, इनमें बहुत बवाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास खड़े रहते थे लोग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बाहर से जैसे गेट खोलता था बोलते थे 15 चिल्लाते चिल्लाते लोग, फिर बंद कर लेते थे, फिर 15 वाले आ गए। 3-4 चीज़ों में बहुत परेशान हुआ है सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये संपत्ति के अधिकार में, जब भी खोलता था गेट फिर खड़े हो जाते थे कि देखो मेरी संपत्ति ले लिए,
फिर सुप्रीम कोर्ट कहता था यार अब क्या बताएं। और यही चीज़ आरक्षण के मुद्दे पे हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर आर्टिकल 21 उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट, आप देखो जितने भी अब PIL दाखिल होते हैं सब आर्टिकल 21 के तहत होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। तो मूर्ख बहुत बढ़िया बनाया गया है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी है, लिखा गया राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन पर नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, ठीक है। तो सभी नागरिकों को समता दे दी गई। फिर आगे लिख दिया गया राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना तो उसके साथ विभेद किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक अपेक्षा विहित करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, तीसरा क्लॉज सीधा पलट जाता है और रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल इसका चौथा कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों में पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक बार कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वाद हैं। एक है आपका बल सम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालयवाद। इन्होंने कल पूछा था उच्च जाति की यदि कोई महिला है और पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो आरक्षण का हकदार नहीं होगी, ठीक है। और उच्च जाति का पुरुष यदि निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो वो आरक्षण का अधिकार होगा कि नहीं होगा? निम्न जाति की, देखो अब यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी है, यहाँ पे पितृसत्तात्मकता घुसी हुई है इसीलिए इसको समझिएगा, ठीक है। पुरुष जो है आपका उच्च जाति का है, महिला जो है आपकी निम्न जाति की है, तो इसको क्या मिलता है? रिजर्वेशन। यह आरक्षण के दायरे में है, पर जैसे इसने विवाह किया तो इसका भी आरक्षण, क्योंकि ऑलरेडी ये जहां जा रही है वो उच्च जाति, तो इसका आरक्षण, इसका भी जो रहा सहा कोई कसर थी वो भी खत्म। इसके बाद दूसरा, जो निम्न वर्ग का पुरुष, उच्च वर्ग का पुरुष, ठीक है, निम्न वर्ग का पुरुष है और उच्च वर्ग की महिला है, यदि ये विवाह करती है तो ये रिजर्वेशन का फायदा नहीं पाएगी, इसका रिजर्वेशन चला जाएगा और इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च जाति की महिला पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करने पर, ये आपका था बल सम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालयवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किनको कुछ मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? ये जनरल कैटेगरी के हो जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा, सरनेम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये मान लो ब्राह्मण वर्ग से है, मान लीजिए, ठीक है, अंतर जाति विवाह करना इस चीज़ में घाटे का सौदा हो सकता है, ठीक है। ये ब्राह्मण जाति से है और ये लड़का जो है SC कैटेगरी से है, ठीक है। अब इसका सरनेम तो वही हो जाएगा, ये वैसे भी पहले आरक्षण नहीं पा रही थी और ये बेचारा आरक्षण पा रहा था, तो इसका आरक्षण नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन इनकी दोनों की जो पीढ़ी है उसका आरक्षण नहीं मिलेगा इनको, दोनों की पीढ़ियों को, आगे आने वाली संतान नहीं पाएगी आरक्षण। और ये चाहे कि मैं भी सरनेम बदल गया, मेरी जाति नहीं बदलती हमारे देश में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी कभी भी जाति नहीं चेंज होगी, आप चाहे विवाह जिससे भी कर लीजिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो यदि आपने वैश्य से विवाह किया तो आप वैश्य नहीं बन जाओगे,
आप ब्राह्मण ही रहोगे। भारत में यही चीज़ तो है, धर्म परिवर्तन हो सकता है, जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर जाति परिवर्तन करते, अपने आप को सीधा सीधा ब्राह्मण धर्म में घोषित कर लेते। उन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म को ट्रांसफ़र किया बौद्ध धर्म में, जहाँ पे उनके उस जाति का, यहाँ पे जाति परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिया में। तो जाति कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि इस कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिला था, तो यहाँ पे भी जाके नहीं बदलेगा। क्लियर? अगर पुरुष ओबीसी है, महिला वो मिल जाएगा ना, पुरुष को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा केवल, लेकिन संतान को नहीं मिलेगा इन दोनों के, नेक्स्ट आगे जनरेशन को नहीं मिलेगा। संतान कैसे ओबीसी हो जाएगी? यहाँ तक है कहानी बस, इसीलिए घाटा है अंतर जाति विवाह, इसीलिए हमारे देश में और ज़्यादा प्रसिद्ध आरक्षण और विरोधी हो जाता है। क्या किसका क्या होगा? सन ऑफ फादर का लिखेगा, सब कुछ लिखेगा, लेकिन इसके बच्चों को क्यों मिले? आधे 50-50 वाली कहानी हो गई ना, ठीक है। तो इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, आने वाली संतान में तो ऐसे सब कर ले कि भाई हमारा कल के दिन फिर क्यों हम यहाँ मरे, ठीक है। तो ये चीज़ें, और हमारे यहाँ पे दूसरी चीज़ और भी है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का कॉन्सेप्ट है, ये भी पता होगा आपको। अनुलोम विवाह का मतलब बेटी हमेशा उच्च वर्ग में इसीलिए जाती है, बेटी हमेशा ऊंची जाति पे जाएगी, ऊंचे वर्ग पे जाएगी, नीचे पे नहीं जा सकती है। और नहीं तो अब ये क्या होगा, इन दोनों को कहाँ क्रिएट कर देंगे? चंडाल पे चेंज हो जाएगा पूरा, चंडाल। ये एक ऐसा वर्ग बन जाएगा, यदि ये विवाह होता है तो इस विवाह को चंडाल विवाह क्रिएट कर देते हैं। और इस विवाह के बाद उसका मतलब शूद्र से भी नीचे का दर्जा दिया गया था मनुस्मृति में, तो शूद्र से भी बुरी स्थिति में चले जाएंगे ये। फिर काहे करिए वेश्या, समाज से बहिष्कृत वाली कहानी थी पहले, जो हमारे मनुस्मृति ने इस मामलों में बहुत गड़बड़ लिखा है। लेकिन ऐसा कुछ अब वर्तमान में नहीं है, ये सब कोई कैटेगरी ऐसे नहीं आती। आप अपना टाइटल लगाइए, अपना टाइटल लगाएं। जिस टाइटल में उसका आरक्षण मिलेगा। हाँ, क्यों आरक्षण? इसको पास आरक्षण है नहीं, बाकी संतानों को नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है, ये स्पष्ट है। इसमें बल सम्मापाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालयवाद पे ये बोला गया है, ठीक है। नहीं ऐसे तो फिर बहुत तगड़ा बवाल हो सब, फिर सरकारी सेवाओं का फिर चीज़ें ठीक है डिफाइन कर रखी गई हैं। तो ये हो गया 16 आपका, लोक नियोजन में अवसर की समता से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 16, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति में दिया जाएगा, प्रमोशन वगैरह में नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर प्रोन्नति में भी आरक्षण कर दिया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया और प्रोन्नति में भी आरक्षण कर दिया गया। सर ये जैसे इलाहाबाद में लेडी होती है, अगर आप इसमें क्रिश्चियन समुदाय को अपनाते हैं तो आरक्षण देते हैं, ज़्यादा प्रावधान है। प्राइवेट होगी क्रिश्चियन, अगर वहाँ समुदाय को लेकर पूछते हैं ना, अगर आप क्रिश्चियन का फॉलो करते हैं, हाँ तो प्राइवेट होगी वो, प्राइवेट होगी, राज्य द्वारा नहीं होगी, राज्य द्वारा पोषित नहीं होगी वो। वैसे उसके बारे में तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते रहते हैं, वहाँ फर्जीवाड़ा बहुत होता है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप यहाँ पे पेपर यहीं भी लिख सकते हैं। लोग करते हैं, घरों में पेपर लिखते हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ फेमस है वो, वहाँ के पास आउट लोग बहुत सारे हैं, ट्विटर कैंपेन में भी वो शामिल होते हैं कि रोज़गार दो रोज़गार दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता, इसी के बारे में चर्चा है। ठीक, अगला है आपका, नेक्स्ट है 17 नंबर। ये बहुत, इसमें आर्टिकल 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसके लिए कानून बनाकर इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा या विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया है आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता बरतने वाले व्यक्ति को दंडित करना और अस्पृश्यता से उद्भूत जितने भी परिणाम हैं उनका निवारण करना। तो आपका आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से जुड़ा हुआ है। एक और आपका कानून बनाया गया है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। ये 2 अधिनियम हैं जिसके तहत आप अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो राज्य जिन उपाधियों को अंग्रेजी सरकार ने प्रदान किया था या अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा जो उपाधियां दी गई थी उनका अंत कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अंग्रेजी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी आपको इसके लिए भी राष्ट्रपति से आपको एक बार अनुमति लेनी पड़ेगी। विदेशों में यदि आपको कोई भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो देती है तो वो विद्या संबंधी हो गई, लेकिन विदेशों से यदि आपको कोई उपाधि मिल रही तो आपको राष्ट्रपति से एक बार सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। योगी द्वारा चला गया था जो गाड़ी ठाकुर सक्सेना ब्राह्मण, इसी आर्टिकल के अंतर्गत सक्सेना ठाकुर ये सब जाति सूचक। अच्छा, मतलब अपने व्हीकल्स में आप जाति सूचक शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, वो आर्टिकल 18 के तहत नहीं है। वो कोई उपाधि थोड़ा ना है, वो थोड़ा सा जाति सूचक चीज़ें हैं और वो चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन तो एक दफ़े आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 15 के तहत आप एक बार मान सकते हैं उसे। जाति वहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों की बात करता है। ठीक है, जैसे केसर हिंद की उपाधि हो गई, राय बहादुर की उपाधि हो गई। ठीक है, बहुत सारी उपाधियाँ हैं जिनका आप तो हाँ ये जो भी लगाते हैं। अब तो पहले पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे भी लगा लेते थे आगे, अब उसको भी बैन कर दिया गया, लेकिन अब भी लगाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी है आर्टिकल 15 के तहत आप मान सकते हैं। लव जिहाद वाला वो था वो भी इसी उसमें आएगा जो कानून लेके आए थे। लव जिहाद इसके तहत क्यों आएगा? वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन कर दिया गया। धर्मांतरण, बलात् धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है किसी का भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज्य सेना शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा और करने से पहले राष्ट्रपति से एक बार पूछेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पे धारण करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 18 के उल्लंघन करने पर दंड का विधान नहीं किया गया है। संसद इसे भी कानून के तहत कानून पारित करके ही दंडित कर सकती है, बना सकती है। आपको पता होगा 1971 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया था और उसके तहत जो है ये हुआ था मामला। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट किया गया है। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके इसके जो बिंदुवार चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है इसका का नंबर, यहाँ पे लिखा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि आपका कोई भी विचार है, कोई भी अभिव्यक्ति है, राज्य की स्वतंत्रता, प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों, अभी आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर स्वतंत्रताएं बता दी गई हैं, आगे निर्बंधन बताए गए हैं कि कई आधारों पे आपकी ये स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन यदि आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर भारत की प्रभुता और अखंडता को समाप्त करने की बात करते हैं, यदि आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, यदि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ते हैं आपकी वाक और अभिव्यक्ति से, यदि लोक व्यवस्था बिगड़ती है, यदि शिष्टाचार और सदाचार बिगड़ता है, न्यायालयों का अवमान करते हैं, आप किसी की मानहानि करते हैं, कोई अपराध उद्दीपन का कार्य करते हैं, तो इस आधार पर आपकी वाक और अभिव्यक्ति की
की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ये 19.2 कहता है, अभी आगे 19.2 देखेंगे। दूसरा है आपका, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी आपकी 19A के तहत ही सम्मिलित की गई है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है यहीं से मिला है, ठीक। और इसके तहत सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता है। जहां से सूचना मिल रही है आपको, जैसे मान लो डीएम कार्यालय सूचना का स्रोत है, ठीक है, गृह मंत्रालय सूचना का स्रोत है, जहां कोई भी वहां तक पहुंचने की पहले स्वतंत्रता है। दूसरा, सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है। जो सूचना आपको मिली आप उसे प्रकाशित कर सकते हैं और प्रकाशित सामग्री का प्रसार उसको बेच भी सकते हैं, उसका विक्रय भी कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19A में ही एक में ही आपकी निहित है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 19 के बाद अगला है आपका एक चीज़ और है कि यहीं पे आर्टिकल 19A में और जान लीजिए, एक वाद था आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नागरिक केवल भारत में नहीं वरन विदेशों में भी कर सकते हैं। मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशों में भी हो सकती है, ठीक है, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? आपके शब्द जो आप बोलते हैं, यह आपकी शब्दों की बात है। आपके लेख, आप कुछ भी लिखें वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। आप किन्हीं प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। किसी भी तरीके से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की बात करें, यह भी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो शब्द, लेख, चिन्ह, आपके विचार, ये सारे वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई एक बात। दूसरा है इसका, दूसरा बात कहता है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का आपको कहीं पर भी अधिकार होगा। 4 नंबर आपका गायब हो चुका है, संपत्ति का अधिकार था, अब निरसित हो गया है। तो ये तो हो गए आपके, इसमें कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें। पहले प्रकार की स्वतंत्रता आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी सोसाइटी या आपका 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी सोसाइटी भी जोड़ दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके अलावा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता। इसके बाद निर्बंधन लिखे हुए हैं, आगे आपके जो भी हैं सारे निर्बंधन लिखे हुए हैं। ये आपका निर्बंधन है कि जो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो खत्म की जा सकती है। कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन, भारत की प्रभुता और अखंडता। यदि इस पर किसी तरीके की आँच आएगी तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जानने का अधिकार, जिज्ञासा, ये भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। चुप रहने का अधिकार, ये भी आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये 2 राइट आपको यहाँ से और मिलते हैं। एक आपका जो है एक वाद आया था, इसका बोलते हैं साकल पेपर्स बनाम भारत संघवाद 1962 में। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता आपकी सम्मिलित है। ठीक है, एक और है आपका ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ोन टेप करना, आप लोग करते हो ना ये गड़बड़, कोई बात कर रहा होता है, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, यदि आपका कोई फ़ोन टेप करे और आप किसी का फ़ोन टेप करें तो ये एकांतता के अधिकार का हस्तक्षेप है, राइट टू प्राइवेसी का हस्तक्षेप है, और इसका प्रयोग एक ही आधार पर किया जा सकता है, जब देश खतरे में हो, कानून व्यवस्था खतरे में, उस व्यक्ति का ही फ़ोन टेप किया जा सकता है, बाकी किसी का भी फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फ़ोन टेप करना भी आज के टाइम पे फ़ोन से बात करना तो बड़ा संकट वाली चीज़ हो गई है। किसी से बात करिए, कभी भी अपने मन के विचारों को व्यक्त करिए, तो ऐसे विचारों को व्यक्त मत करिए जो आपकी प्राइवेसी को सीधा सीधा ख़त्म करे, है ना। नहीं तो अभी देखिए आयशा का ही देखिए, बेचारी का वो फ़ोन टेप लास्ट में जो मरने जा रही थी उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई। विकास दुबे का देखिए, चाहे कितनी रिकॉर्डिंग लीक हो गई। ठीक है, उसकी जो क्या थी, बहू थी ना कोई, जिसने बाकायदा पहले तो ज्ञान दे रही थी कि हमें नहीं पता भैया क्या है क्या नहीं है, बाद में उसके जब टेप लीक होने चालू हुए तब पता चला कि उसे सारी जानकारी थी। सुना था, आप लोगों ने सुना ही तो होगा उस समय, एक महिला थी जिसके बहुत सारे टेप लीक हुए थे वहीं पे काम, हाँ, तो फंस गई बेचारी वो। तो हाँ, मनु नाम था उसका, मनु, बड़ी देखने में तो भोली भाली भी है, देखे सब चेहरा और उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ, उसके बाद फिर उसको विकास दुबे ख़त्म ही हो गया, नहीं तो फिर पकड़ता उसे कि तुम जो है ना, अगली गोली तुम्हें पड़ेगी। तो पीपल्स इंडिया फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1997 के मामले में ये बोला गया कि फ़ोन टेप करना एकांतता के अधिकार का सीधा हस्तक्षेप है, इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब लोक सुरक्षा खतरे में हो। इसके अलावा वाणिज्य विज्ञापन, जो विज्ञापन होते हैं अखबारों में, इनको भी बोला गया कि ये भी वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के रूप में ही हैं। ठीक है, और इनके आधार इनको भी निर्बंधित किया जा सकता है। टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम NTNL वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम धरनों का प्रदर्शन, धरना जो लोग देते हैं, यदि हिंसात्मक नहीं है धरना, तो भी ये वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी लेटेस्ट हुआ था शाहीन बाग बनाम दिल्ली सरकार वाद था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी धरना नहीं कर सकते हो। धरने के लिए राज्य द्वारा जो निर्धारित स्थान बनाए गए हैं वही धरना के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि राज्य कोई कार्रवाई आपके ऊपर करता है तो आपकी वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता का खतरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब जैसे किसान हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से ये गलत है। इसमें यदि कोई पुलिस कार्रवाई होती है तो किसान भी जानते हैं कि यहाँ तो सुन नहीं रहे हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं, जंतर मंतर बैठ जाएंगे तो कोई मतलब। आसाराम बापू वाले कब से कर रहे हैं, कब गए वो? देखिए जाइए, वो लोग डेली पूजा करते हैं, आरती करते हैं, बैठ मंदिर टाइप में बना लिया वहाँ पे जंतर मंतर में। पिछले कितने साल हो गए, आराम से वहाँ पे फंडिंग भी आ रही है बहुत लोगों जगहों से, आराम से बैठे हैं, क्या करना है। बापूजी के नाम पे आंदोलन चल रहा है, बापूजी को बाहर भेजो, बाहर भेजो। सरकार भूल ही गई बापूजी अंदर गए थे कि नहीं गए थे। बापूजी को भी हो गया होगा कि अब बस मेरा यही सत्संग है, और किसी दिन खबर आ जाएगी बापूजी अब नहीं रहे। हाँ, राम रहीम को देखो, फंस गया बच्चा, उसने भी नहीं सोचा होगा क्या होगा। 10 साल 15 साल अब कायदे से रहेगा अंदर, पता नहीं वहाँ गाना वाना गाता होगा कि नहीं गाना होता। वो कहता था ना, यू आर माई लव चार्जर, तो वहाँ उसको चार्जर और दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा प्रदर्शन और धरने यदि हिंसात्मक नहीं है तो ये आपके वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल करने का अधिकार इसमें नहीं है। धरना करना अलग चीज़ है, हड़ताल करना अलग चीज़ है। हड़ताल करने का अधिकार जो है आपका, वो वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता में नहीं आता है। हड़ताल करने वाले से भारत बंद, ये हड़ताल है। ठीक है, ये जो इस तरीके, ये हड़तालों करने के अधिकार नहीं है वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता में। किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है कभी भी। जैसे भूख हड़ताल आप कर दें, ठीक है, आमरण अनशन कर दें, कुछ भी कर दें, तो पुलिस, जैसे शर्मिला इरोम थी तो 14 साल तक उसने भूख हड़ताल किया, तो पुलिस क्या करती थी, नाक में डाल दी थी उसके नली,
24 घंटे नली पड़ी रहती थी और आराम से यहीं से ग्लूकोज लगा देती थी, उसकी लिक्विड सप्लाई पूरी होती रही। 14 साल तक लगातार रिकॉर्ड है उसका, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। भूख हड़ताल पर रही, उसने मुंह से भोजन नहीं लिया लेकिन पुलिस देती रही, पिटाई भी होती रही होगी उसकी अच्छी खासी, फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगा होगा नाक से खाना खाने का जगह ही बदल गई लिक्विड के फॉर्म पे जूस वगैरह जो भी है जाता रहा होगा नली के थ्रू। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका 2। तीसरा है आपका कोई भी बात, ये है मतलब संघ बनाने वाला जो आपका है। तीसरा क्लॉज यही है ना कि कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है। दूसरा क्लॉज है खा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए अधिकार का प्रयोग भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों के युक्त निर्बंधन जहां तक विद्यमान ऐसा आरोपित करती है उसके प्रवर्तन प्रभाव में नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन आरोपित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक सम्मेलन करने, सभाओं व जुलूस का अधिकार है, भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के समस्त नागरिकों को संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता है, भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के आधार पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आगे सारे निर्बंधन दिए गए हैं। आर्टिकल 19 की बात करने से पहले आर्टिकल ये जितने निर्बंधन है ये पता होने चाहिए, तब जाके आर्टिकल 19 आप सही से समझ पाएंगे। हर जगह पे रोक टोक है, बिना रोक टोक के कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रोक टोक की गई है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19(1) में नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इस अधिकार पे भी युक्त प्रतिबंधन किया गया है। भारत सरकार जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में स्टेट हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सेंसिटिव जोन है, सर्वत्र रूप से घूमना है, लेकिन मान लो आपका कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय उद्यान नो गो एरिया होता है, वहाँ पे जा ही नहीं सकते, पता चला मेरा सर्वत्र घूमने का अधिकार है, आप टाइगर के बीच में नहीं जा सकते, ठीक है। जितना निर्बंधन, जितना रेगुलेशन किया गया है, रेगुलेशन इस पे भी है सर्वत्र घूमने के अधिकार में, ठीक है। या फिर कोई क्षेत्र है जो क्षेत्र, जैसे अब कई बार आप देखते हैं कि नेता लोग क्या होता है ना, ये लोग भी दिमागी होते हैं। कोई मुद्दा हुआ, कहीं पे कोई केस हो गया, अभी जैसे ये जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक बच्चा ऐसा कि उसकी मौत हो गई और ये बात चली कि गोली लग के मरा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता गए, प्रियंका गांधी गई, ये गई, वो गई। अब चूंकि ये सेंसिटिव मामला है, ठीक है, इस मामले में मीडिया की पैनी नज़र है, तो कई बार आप देखते होंगे जब ये जाते हैं तो इनको रोक दिया जाता है। आपको लगता है नहीं, रोका क्यों जाता है? इनको रोका जाता है अनुच्छेद 19(5) के तहत रोक दिया जाता है, कानून व्यवस्था के आधार पे, कि कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी जैसे मान लो रेप केस हाथरस में हुआ, अब सब वहीं भागने लग गए, ठीक है, तो उसको रोक दिया गया कि इसमें क्या होगा, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कानून व्यवस्था का आधार बना करके भी नागरिकों के आबाद संचरण की, ठीक है। हाथरस तो पता नहीं कैसा जिला है, हाँ बिल्कुल, वहाँ कांड ही कांड है, वो कांडों वाला शहर है। मथुरा में कुछ नहीं सुनाई देता, मथुरा के जस्ट बगल में है, हाथरस में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। पश्चिम भारत का मिर्ज़ापुर बन गया ये, है ना, ये कंडीशन हो गई इसकी। साधारण जनता के हित में जो है प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, और दूसरा अनुसूचित जनजाति के हित के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एक जगह धौसड़ करके एक गांव था, तो एक महिला ने अचानक गेम खेल दिया। गेम क्या खेला पता नहीं, ये अंधविश्वास रूढ़ियाँ बहुत सारी गाँव में चलती है। उसने बोला कि मैं इस तिथि को, इस दिन जो है क्या होंगी, सती हो जाऊंगी। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं शायद उस समय 8वीं या 9वीं क्लास में था, तो यानी सन 2009-10 की बात रही होगी, अब 9-10 की नहीं, 8-9 के आसपास ऐसी बात थी। अब उसने जैसे बोला कि मैं सती हो जाऊंगी, सती प्रथा भारत में बैन है, तो उसने बाकायदा सारी चीज़ें बताई कि इतने बजे मेरे पति मर जाएंगे, पति जिंदा था, पति मरा नहीं था, इतने बजे मेरे पति खत्म होंगे। अब पति संशय में, पुलिस वाले पति को उठा ले गए, जेल में डाल दिया, बोले अब देखते हैं कैसे मरेगा। वहाँ पे बाकायदा अस्पताल बना दिया पूरे जेल को। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल का गेट खुलेगा, जेल का गेट खुलेगा, और मेरे पति, अब इतनी तगड़ी सुरक्षा। अब बाकायदा जो दिन था, निर्धारित दिन था, लोग पागलों की तरह देखने जाने लगे, देवी मैया को देखने जा रहे हैं, सती माता को देखने जा रहे हैं। इतने बजे, रात मतलब 2 बजे के आसपास का टाइम दिया था धौसड़ में।
अब लोग जोत गए पूरे कि जाएंगे, लोग हैं बहुत सारे कि सती है, देवी है ना, लोगों को सती अनुसुईया, सती सावित्री, ऐसी बहुत सारी देवियाँ उनको पता है। तो लोग जो है वो कहानियाँ, पहुँचे लोग धौसड़ गांव में, जितनी खड़ी फसल थी सब रौंद गए। अकाल पड़ा उस गांव में 5 दिन तक उस सती के चक्कर में, 5 साल तक अकाल पड़ा उस गांव में। हुआ कुछ नहीं, पति मरा ही नहीं पति मरा नहीं, वो सती नहीं हो पाई। जिस जगह पे उसने सती होने का स्थान बनाया था उसमें अच्छा खासा पुलिस घेरा रखा हुआ था। उसने बोला सब अपने आप होगा, अनायास होगा। अब इस तरीके कमिटमेंट उसने कर दिए, कमिटमेंट के चक्कर में लोग भरते चले गए, चलते चले गए। पागल हो गए थे लोग उस समय, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव का एक एक फसल, वहाँ की पूरा गांव ही नरक हो गया उस टाइम पे। 5 साल तक अकाल पड़ा। सती मैया अभी जिंदा है, वो जाने का नाम नहीं ले रही, उनके चक्कर में पूरा गांव भुगता। तो भारत सरकार साधारण जनता के हितों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आर्टिकल, ये जो आपका नेक्स्ट है क्या है, सर्वत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार, इसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक तो संपत्ति का अधिकार आपका खत्म ही हो गया है। एक अधिकार दिया गया है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं। लेकिन अभी भी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि लगभग आप अभी 5-6 साल तक अभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते वहाँ पर। ठीक है, और उसके लिए भी बोला है कि कुछ समय तक आके आपको रहना पड़ेगा। जब आप रहेंगे पर्टिकुलर इतनी अवधि तक, फिर आप वहाँ के, नहीं तो लोग क्या है, उद्योगपति सब पर्यटक स्थल का है ना, बड़े स्तर पे लोग खरीदना चालू कर दें, दोहन करना चालू कर दें। तो आर्टिकल जो है आपका 19(1) है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने से जुड़ा हुआ है। तो इस पे भी निर्बंधन लगाया गया है। बोला गया है इसमें कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कोने में बस या निवास कर सकता है, लेकिन किसी वेश्या को और किसी आदतन अपराधी को किसी भी स्थान पर निवास करने से रोका जा सकता है। ठीक है, इसको स्वतंत्रता के मार्ग पे बाधा नहीं माना जाएगा, जनसाधारण के हित में किया जाएगा। एक वाद आया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्यावाद 1964 में। ठीक है, तो इस वाद में ये कोर्ट ने बोला था कि किसी भी वेश्या को अथवा किसी आदतन अपराधी को हम किसी भी स्थान पर बस जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे, तभी आप लोगों ने देखा होगा एक केस था दिल्ली में, सोमनाथ भारती कानून मंत्री थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो युगांडा के कुछ नागरिक रह रहे थे दिल्ली में, रात को 2 बजे इन्होंने छापा डाल दिया उस जगह पे, चले गए, पुलिस वालों को, HSO को बुलाया, उसे बहुत डांट लगाई, दुनिया भर की बातें कही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी के भी घर पे पुलिस नहीं जा सकती है। पुलिस का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो रात को 2 बजे अब उन्होंने कहा कि यहाँ वेश्यावृत्ति चल रही है, इस इलाके से मेरे पास लगातार कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इसलिए आपको ये करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो कोई भी यदि ऐसा पता चलता है केस, तो उसको भी उस स्थान पर रहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए एक बार वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंस जाने के बाद महिलाओं की स्थिति नरक हो जाती है। ठीक है, पता चलने के बाद फिर उनको बहुत सारी चीज़ें, फिर वो अल्टीमेट आप देखेंगे कि उसी कचड़े पे जाके, चाहे जितना उनको करिए, उसी कचड़े में जाके फिर वो गिरती हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट है, अगला है आपका संपत्ति का अधिकार। 4 नंबर खत्म हो गया। 6 नंबर है कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस पर भी प्रतिबंधन लगाया गया है। प्रत्येक नागरिक कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है, लेकिन विज्ञापन यदि विशुद्ध रूप से व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, विचारों के प्रसार से नहीं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें, यानी कि विज्ञापन जो होना चाहिए वो व्यापार वाणिज्य तो ठीक है, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ विचार भी होने चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साधेन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के मामले में बोला है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सड़कें, फुटपाथों पर व्यापार करना एक मूलाधिकार है। ठीक है, फुटपाथों पे व्यापार होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? इसी के तहत, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत फुटपाथों पे व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा
किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, नेशनलाइज, सरकार उसे कैप्चर कर सकती है। राजस्थान बनाम मोहनलाल वाद में ये बोला, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कहा कि ये एक वाद आया था हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जादू एवं जादू वाले जो बहुत सारे लगते हैं ना, ठीक है, कि आपको वशीकरण, प्रेम, माया, भूत, प्रेत, भय, बाधा, वो हकीम वाले होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये आप ऑटो वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे या रेलवे स्टेशंस में ये बहुत लगे रहते हैं विज्ञापन, तो इनको भ्रामक विज्ञापन बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भ्रामक विज्ञापन है, आपत्तिजनक विज्ञापन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपत्तिजनक विज्ञापन है उन पे जो है क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है उनके विज्ञापन को, समझ रहे हैं, इन विज्ञापनों को, और इस व्यापार को हम अनुमति नहीं देंगे। तो ये भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं 50 रुपए में कुछ भी बना देते हैं आपको, उसमें लिखा रहता है दवा, ये इन सब चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप में से एक मेरे पास स्टूडेंट आया था यहाँ पे, पढ़ के भी गया है, उसने सन्यासी आयुर्वेदा करके कोई कंपनी है, तो उसका शरीर जो है क्या था, थोड़ा सा वो नहीं हो रहा था, मतलब बन नहीं रहा था, तो टीवी में बहुत ऐड आता था, उसने उसकी दवा खा ली, दवा खाने के बाद पूरी बॉडी उसकी डैमेज हो गई, ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो गया उसका। तो ये बहुत भ्रामक है, ऐसे नहीं करिए। प्रॉपर चेकअप, जो भी मेडिकल साइंस है उसके विपरीत मत जाइए। ऐसे कोई रातों रात आपके बॉडी का वजन नहीं बढ़ा देगा, ठीक है। सीधा सीधा आप संतुलित आहार खाओ, सब बढ़ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, चेहरे में चमक भी आ जाएगी, सुबह उठ के टहलो, योगा करो, ये सब चीज़ें हैं। आप सोचे रातों रात चमत्कार हो जाए कि मैं प्रोटीन का डिब्बा पी लूँ और रातों रात में खली बन जाऊँ, तो थोड़ा ना पॉसिबल है, ठीक है। उसमें आप अपना नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, ये करेंगे आपका, अभी इसके बाद एक सेशन और लूँगा मैं, उस पर करेंगे।